हेलो दोस्तों, पूर्वालोकन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले उनके समरी को देखेंगे और हम यहाँ ये बता दें कि 3 से 4 क्वेश्चन एक एवरेज इनसे आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आप नहीं छोड़ें। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी और उनके जो आंदोलन है, खासकर जैसे मोहन गांधी, उनका नाम जो था मोहन दास करमचंद गांधी, ठीक है। मोहन दास करमचंद गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, कहाँ हुई? राजकोट में। महात्मा गांधी की अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, ठीक है। फिर उन्होंने द इनर टेम्पल और लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया। द इनर टेम्पल और लंदन से उन्होंने बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया। फिर करमचंद गांधी, देखा जाए तो करमचंद गांधी उनके पापा का नाम है, ठीक है। वो पोरबंदर और बंकानेर, राजकोट में खासकर दीवान के पद पे कार्यरत थे। तो उनके पापा दीवान थे, जो कि उस एरिया में, जैसे पोरबंदर हो गया, बीकानेर हो गया, राजकोट क्षेत्र में वो उस पद पे आसीन थे। ये गांधी जी के पिता थे और इनके उपनाम जो देखा जाए तो उनका कवा था, कवा गांधी, ठीक है। उनके पापा का उपनाम के रूप में देखा जाए तो कवा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 की बात करें, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। कहाँ पे? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की बात है। तो और दक्षिण अफ्रीका में लंबे आंदोलन के दौरान कई बार उन्होंने जेल का भी यात्रा की, कई बार जेल भी गए। और अपने सहयोगी की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। किसका? टॉलस्टॉय फॉर्म। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने भी लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला। तो ये जो किस भाषा में थे? तो ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था। मतलब इस गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, कौन सा अखबार था? इंडियन ओपिनियन, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स जो कि डरबन एरिया का है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, तो वर्ष 1904 में एक आश्रम भी स्थापित किया। तो पहला आश्रम जो देखा जाए यो महात्मा गांधी का यहीं था, दक्षिण अफ्रीका के डरबन क्षेत्र में, ठीक है, फिनिक्स में, ठीक है। तो फिनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिर बाद में 2000 में खुला और उन्होंने जब स्थापना की थी 1904 की ये बात है, ठीक है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। ये भी क्वेश्चन आता है कि पहला आश्रम कहाँ था? फिनिक्स। कहाँ पे? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। फिर इनके विचारों के आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद का अत्यधिक जोर देते थे। वो एक व्यवहारिक आदर्शवाद पे जोर देते थे, ठीक है। मार्क्स की तरह गांधी की राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। उनका कहना था कि वो मार्क्स, मतलब ऐसा माना जाता है कि मार्क्स की तरह ही गांधी जी का भी मानना था कि राज्य विहीन स्टेट हो, ठीक है, स्टेटलेस स्टेट हो, जो कि उन्होंने उनको जब दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा, फिलोसफिकल एनार्चिस्ट, तो उसमें उन्होंने मना नहीं किया, ठीक है। तो सत्य और अहिंसा की बात करें तो उस गांधी जी का राम राज्य का युगल सिद्धांत है। सत्य और अहिंसा जो गांधी जी का राम राज्य के लिए एक सिद्धांत के रूप में ही था, उनका हथियार के रूप में देख सकते थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया और उन्होंने इसी हथियार का हमेशा उपयोग किया, सत्य और अहिंसा का। गांधी जी ने एक सच्चे समाजवादी भी थे, ठीक है। वो व्यक्ति के हित में और साथ साथ समाज के हित में ध्यान रखते थे। फिर हम बात करें तो वो समाज न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वो अन्याय और अत्याचार के विरोधी भी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, उन्होंने, गांधी जी ने लुई फिशर नाम के व्यक्ति से उन्होंने कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। उनके समाजवाद का अर्थ सर्वोदय। गांधी जी एक्चुअली समाजवाद के मार्क्सवाद की झलक भी मिलती है। देखा जाए तो गांधीवाद का जो समाजवाद रहा है उसमें मार्क्सवाद का भी झलक मिलता है। और गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। तो यहाँ पे ये सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे और प्रत्येक से उससे सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए, प्रत्येक की आवश्यकता अनुसार उसे प्राथमिक दिया जाए। तो उनका ये सिद्धांत था कि भाई जिनका जितना सामर्थ्य है उनको उसके अनुसार ही काम दिया जाए और उसको उसी अनुसार से उसको श्रम उसको वो धन भी दिया जाए उसके
ठीक है, परिश्रमिक दिया जाए, ठीक है, जो भी अर्न करे। गांधी जी मार्क्सवादी के भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे, और गांधी जी मार्क्सवादी के भांति आदर्श व्यवस्था में राज्य को सत्ता नहीं मानते थे, ठीक है, ऐसा उसका मानना था। और साथ ही गांधी जी ने स्वयं वो खुद कहते थे, मैं उसी समस्याओं को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है, ठीक है, ऐसा गांधी जी कहते थे। गांधी जी की सत्याग्रह राजनीति में हड़ताल को सबसे देखा जाए तो सत्याग्रह राजनीति में हड़ताल का सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, कि हड़ताल वो सबसे लास्ट उपाय था। क्या था? लास्ट उपाय। वहीं उपवास की बात करें तो सबसे अधिक वही प्रभावकारी उनका अस्त्र था, तो सबसे ज़्यादा वो उपवास को प्रीफर करते थे सबसे, और वो अपना अस्त्र ये मतलब इस तरीके से प्रभावकारी अस्त्र के रूप में देखा जाता था। उन्होंने अग्निबाण भी कहा जाता था। अग्निबाण किसको कहा जाता था? उपवास को, ठीक है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। गांधी जी का ऐसा मानना था कि उसका जो कोई भी शत्रु है उसको ऐसा नहीं कि उसको पराजित करना है, ठीक है, उसका हृदय परिवर्तन करना है, ठीक है, और उसको अपने अनुकूल बना देना है, ठीक है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट लेकर झेलकर करता है। वहीं गांधी जी ने परिवार नियोजन का उत्तम उपाय जो बताया कि सेल्फ कंट्रोल को ही बताया कि परिवार नियोजन कैसे होगा? आत्म नियंत्रण से ही। गांधी जी ने लगभग 24 वर्ष की उम्र में 1893 की बात है, एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, गुजराती व्यापारी कौन था? दादा अब्दुल्ला, उसी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है, और वो अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। कितने वर्ष? 21 वर्ष रहे, ठीक है। जनवरी 1915 की बात है, उन्होंने भारत भी लौटे थे। और कब भारत लौटे थे? जनवरी 1915 में। जनता ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत भी किया, और दक्षिण अफ्रीका और उनके संघर्ष, उनके जो सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया। भारत आने पर उनका संपर्क देखा जाए तो गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले उससे हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु भी माना। तो राजनीतिक गुरु के रूप में अगर देखा जाए तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। तो उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत का सक्रिय राजनीति से जोड़ा, और उनके प्रभाव में ही आके भारत में सक्रिय राजनीति को जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम बात करा तो 1901 में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इसका ये मतलब है कि वो एक बार और भारत आए हुए थे, ठीक है। वो तो 1915 में आए भारत पूर्ण रूप से, लेकिन उससे पहले भी एक बार महात्मा गांधी सर्वप्रथम, जो कि 1901 में आयोजित कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भाग भी लिया था। उस अधिवेशन में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। कौन किया था? दिनसा वाचा। ध्यातव्य है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच 1901 में भारत आए थे, यहाँ दिया हुआ है 1901 में भारत आए थे। उन्होंने 1902 में बम्बई में अपना विधि कार्यालय, उनका जो विधि कार्यालय की स्थापना की थी। वो वकील थे, तो उन्हीं का एक कार्यालय की स्थापना की थी। कब? 1902 में। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है, वो भी कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। लेकिन यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से फिर बाद में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। यह आश्रम कहाँ फिर हो गया था? साबरमती नदी के पास, ठीक है, 1917 में। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी ने के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण को दिया गया। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण सुझाव देखा जाता है राजनीति के क्षेत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण को दिया गया था। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य क्या था? ग्राम पंचायतों में अपने गांवों का प्रबंधन और प्रशासन के लिए सक्रिय करना। तो सत्ता विकेंद्रीकरण का क्या मतलब था? कि ग्राम के जो पंचायत हैं, ठीक है, अपने अपने गाँवों के उसका प्रबंधन खुद करें, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी वो खुद करें, ठीक है। वहीं गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उनके नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश भी किया था। लेकिन गांधी जी ने पूर्ण आदर्शवाद राजनीतिक व्यवस्था का आदर्श राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा मानते थे कि राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं है। और वो समाज को जैसे राज्यहीन सत्ता समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे।
तो राज्यविहीन समाज स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी की बात करें तो वो आगे चल कर के दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष में निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया, और इस संघर्ष को उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया। परंतु जब गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना, बाद में उन्होंने इस के स्थान पे सत्याग्रह शब्द चुन लिया, ठीक है, कि उसके नाम पे उन्होंने बताया कि ये सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उनका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। और हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर भी किया, उन्होंने दोनों में अंतर भी बताया कि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है, ठीक है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का जो शाब्दिक अर्थ है वो सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, और सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण का सत्याग्रह भी प्रारंभ किया था। यह गांधी जी का पहला सफल प्रयोग था, ठीक है। तो देखा जाए तो 1917 में चंपारण बिहार के जो से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। बिहार में चंपारण एक जगह है जहाँ से सत्याग्रह प्रारंभ किया था, और ये पहला उनका सफल सत्याग्रह भी रहा है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने में राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते थे कि विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है। तो वो गांधी जी का ऐसा मानना था कि विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है, कि उनका विदेशी वस्त्रों को छोड़े और अपना वस्त्र, मतलब खादी वस्त्र या जो हमारे इंडिया में जो भी वस्त्र बनते थे सूती वस्त्र, उसको पहने, ठीक है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं का उत्पादन तथा बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान, जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी दिस लास्ट पढ़ी। फिर गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में भी ऐसा लिखा है कि इस पुस्तक ने उन्होंने अपना जीवन परिवर्तन कर दिया, ठीक है। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक में यह संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण कहीं ना कहीं सबके कल्याण में निहित है। द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेंट इन गुड ऑफ ऑल, ठीक है। इसी आधार पे गांधी जी ने सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल की अवधारणा का प्रतिपादन किया, और धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधाराओं को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा करबंदी का प्रेरणा पाई। रस्किन ने गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा, ठीक है। रस्किन से उन्होंने क्या सीखा? शारीरिक परिश्रम करना। और वहीं टॉलस्टॉय से प्रसिद्ध वाक्य देखा जाए तो था ये कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। तो गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए टॉलस्टॉय से। क्या था? ईश्वर राज्य तुम्हारे भीतर है। फिर अहिंसक असहयोग का आधार भी बना ये आगे चल करके। और गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है और इसके लिए मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रहूँगा। तो गांधी जी ऐसा कहते थे। फिर 1917 की बात करें या 1918 में आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष देखा जाए तो चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा जो कि गुजरात के हिस्सा लिया था। 3 आंदोलन हुआ था, ठीक है। CAK, ठीक है, केक, जो कि कहीं ना कहीं चंपारण था, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था। चंपारण और खेड़ा क्या था? किसानों। जबकि क्या था? अहमदाबाद में एक औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। अहमदाबाद वाला क्या था? औद्योगिक मजदूरों। बिहार का चंपारण सत्याग्रह भारत की गांधी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना भी था, ठीक है। और 19वीं सदी में आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों में एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित कर लिया था कि उनकी ज़मीन का 3/20वां भूभाग नील की खेती करना अनिवार्य है। तो 3/20वां भाग जो है उस पर नील की खेती करना पड़ेगा, ऐसा उनके जो मालिक थे उनका ये अनिवार्य कर दिया था सभी जमींदारों, मतलब सभी लोगों के लिए। तो जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। क्या? 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं तो गोरे जो बागान मालिक थे, गोरे बागान मालिक किसानों की मजबूरी का फायदा उठा करके उससे मुक्त करने के लिए लगान और अन्य अनुबंध को मुक्त करने के लिए लगान और अन्य जो गैरकानूनी जैसे कर था उसके दर मनमाने ढंग से बढ़ाने लगा। किसानों के इसी उत्पीड़न को विरोध गांधी जी ने चंपारण में प्रारंभ किया।
और जब देखा कि किसानों की इस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी भी गठित की। अब भाई कौन सा कमेटी था, जिसमें से गांधी जी का भी सदस्य बना दिया गया। ठीक है, एक कमेटी बना जो कि जिसमें से गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिकों ने अवैध वसूली 25% वापस करने पर राजी हो गए। फिर क्या हुआ कि अवैध जो वसूली करते थे 25% वापस करने पे वो राजी हो गए। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल भी रहा। महात्मा गांधी ने चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ला ने राजी किया था। ठीक है, गांधी जी को क्या हुआ, चंपारण आने के लिए कृषकों की समस्या को जांच के लिए, ठीक है, कौन था, राजकुमार शुक्ला, इन्होंने ही राजी किया था कि चंपारण की समस्या गांधी जी को लाने में उन्होंने योगदान दिया था और उन्होंने गांधी जी को लाया था। तो उनके सहयोगी, उनके साथ साथ गांधी में कौन कौन थे, आचार्य JB कृपलानी भी साथ थे। ठीक है, उस टाइम देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें या महादेव देसाई, CF एंड्रूज और डॉक्टर अनुग्रह नारायण। ठीक है, ब्रजकिशोर प्रसाद भी साथ थे और HS पोलाक भी साथ थे। तो ये सब उनके सहयोगी के रूप में भी साथ थे। ठीक है, कौन कौन, राजेंद्र प्रसाद भी थे, JB कृपलानी भी थे, महादेव देसाई, एंड्रूज भी साथ थे। वही NG रंगा ने महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। ये कैसे व्यक्ति थे, NG रंगा, अपना रंग दिखा दिया, कौन, रंगा, NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण इस सत्याग्रह का विरोध भी किया था। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा का उपाधि दिया। वहीं टाइगर ने अपना महात्मा गांधी का उपाधि दिया, टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान और महात्मा गांधी का उपाधि दिया। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल मालिकों मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के, किससे रिलेटेड था, अहमदाबाद जो कॉटन मिल जो भी स्ट्राइक हुआ था 1918 में अहमदाबाद वाला, तो प्लेग बोनस को लेकर के था। क्या विवाद था, गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामलों को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने के राजी कर लिए। गांधी जी ने ऐसा किया कि सारा जो मामला है एक ट्रिब्यूनल को सौंप देना के लिए वो राजी कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और उसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। तो ऐसा हुआ कि 20% बोनस देने की तो घोषणा कर दी और इसे स्वीकार अगर जो नहीं करेगा उस मजदूरों को नौकरी से निकाल देंगे, तो ऐसा बात करी गई। फिर मालिकों ने इस व्यवहार को उन्होंने गंभीरता से लिया गांधी जी ने। फिर क्या हुआ कि मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा, उन्होंने ही जाने को कहा। मजदूरों को उत्साह बढ़ाने के लिए, संघर्ष तेज करने के लिए उन्होंने खुद अनशन पर बैठेंगे। तो पहला जो हड़ताल जो किया था अहमदाबाद जो कॉटन मिल स्ट्राइक था उनमें भी भूख हड़ताल किया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जो पहला भूख हड़ताल गांधी जी का अहमदाबाद में हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ, ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुना है। बाद में देखा जाए तो 35% कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा उनका सबसे बड़ा जीत रहा था। और फिर जाकर के 1918 की बात है, गुजरात के खेड़ा जगह में भी क्या हुआ था, किसानों को फसल नष्ट होने पर भी सरकार का लगान में छूट नहीं दी गई थी कि वहाँ के किसान के द्वारा फसल उनका नष्ट हो गया था तो फिर भी उनको जो छूट देना चाहिए था वो नहीं दिया था। भू राजस्व की उगाही स्थित नहीं की थी, कितना उगाही किया जाए, कोई इसकी वो नहीं था। इसी मुद्दे पे महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो राष्ट्रपिता का जो टाइटल किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फिर जब बात करें जुलाई 1944 में, जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम लास्ट कगार पे थे, लास्ट स्टेज पे थे, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से, कौन सा रेडियो से, आज़ाद हिंद रेडियो पे उन्होंने बोला कि गांधी जी को संबोधित ही किया था और उन्होंने कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है राष्ट्रपिता। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने रेडियो पे उन्होंने ऐसा आशीर्वाद मांगा था। ठीक है, फिर 9 आखली काल प्यारे लाल गांधी जी के सचिव थे। प्यारे जो प्यारे लाल थे वो गांधी जी के सचिव थे। उनकी बहन देखा जाए तो सुशीला, डॉक्टर सुशीला नायर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक भी थे। तो उनकी सिस्टर जो थी बहन सुशीला, डॉक्टर सुशील थी,
सुशीला जो कि नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक। प्यारेलाल जी गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और फिर जमुना लाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी समाजकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। तो ऐसा देखा जाए तो जमुना लाल बजाज व्यापारी और बैंकर ये सब महात्मा गांधी के काफ़ी और निकट निकट थे। ठीक है, कौन? नौखली काल प्यारेलाल, उस प्यारेलाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जन्म राजस्थान में हुआ था। उन्हें वर्धा के एक धनवारी व्यापारी ने गोद ले लिया था। ठीक है, फिर 1915 की बात है तो गांधी जी जब जी के संपर्क में जब आए तो उनका जीवन भर उनके लिए अनुयायी बन गए। फिर 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी भाग ले लिया था। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी भाग ले लिया था। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। जब उनके विरोध के लिए ही, ठीक है, राय बहादुर का उपाधि उसको मिला था, उन्होंने इसको त्याग दिया। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे आगे चल करके, और गांधी सेवा संघ की स्थापना की, गांधी सेवा संघ की। ठीक है, 1923 की बात है, नागपुर झंडा सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया, नागपुर झंडा सत्याग्रह में भी। और 30 में बात करें तो सविनय अवज्ञा का भी दौरान जेल भी गए। तो 1930 में सविनय अवज्ञा के दौरान जेल भी गए। कार्ल एंड्रूज की बात करें, कार्ल एंड्रूज जो कि दीनबंधु एंड्रूज के नाम से भी जाना जाता है। और स्टीफन कॉलेज की बात करें तो दिल्ली में प्राध्यापक थे, सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि दिल्ली में, उसी में वो प्राध्यापक थे। कौन? चार्ल्स एंड्रूज। ठीक है, भारतीयों से ये गहरा लगाव था उनका। ठीक है, और वे हर तरीके से भारतीय भी बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के साथ भी उनका घनिष्ठ संबंध रहा था। किसके साथ? रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के साथ। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। और देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में भी फिनिक्स फॉर्म में के साथ में ही गांधी जी के साथ रहे थे। मतलब एक प्रकार से फ्रेंड ही थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति उनकी निरंतर चिंता को देखते हुए, जब गांधी जी ने देखा कि गरीबों के प्रति उनकी निरंतर चिंता को, तो उन्होंने ही दीनबंधु की उपाधि दी थी। गांधी जी ने किनको दिया था भाई? एंड्रयूम को। ठीक है, एंड्रयूम किसको दिया था? चार्ल्स एंड्रयूम को दीनबंधु की उपाधि। एंड्रयूम वर्ष 1925 की बात है, 1925 से 27 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष रहा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ एक सहयोगी ग्रुप में लंदन गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भी गांधी जी के साथ ही सहयोगी के रूप में भी गए थे। ठीक है, लंदन। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का एक प्रथम आगमन जब छत्तीसगढ़ में कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 में, 20 में रायपुर में स्थित हुआ था। ठीक है, वहाँ पे जो आगमन हुआ था गांधी जी का वो रायपुर में। भारत की स्वाधीनता के समय कांग्रेस का सदस्य नहीं थे। क्या हुआ था कि गांधी जी जब स्वतंत्र हो रहे थे उस टाइम कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में ही क्या किया था? गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वह फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, कभी इस तरीके के सदस्य नहीं बने, लेकिन उसका जो राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक जो उनका जो छत्र छाया था, तो उसका मार्गदर्शन था, उनका प्रभाव हमेशा बना रहा। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फॉर्म की स्थापना की थी। और कब? गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में भी लॉ फॉर्म की स्थापना की थी, जहां वो 1910 तक रहे। ठीक है, गांधी जी ने लॉ फॉर्म में ट्रस्टीशिप की सिद्धांत का लागू किया था, ट्रस्टीशिप सिद्धांत को। लॉ फॉर्म में उन्होंने क्या किया था? ट्रस्टीशिप सिद्धांत को लागू किया था। गांधी जी के विचार था कि प्रत्येक देश के जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ की जलवायु, भूमि, वहाँ के निवासियों के स्वभाव में ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, और इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण के विरोध करती थी, चाहे वो शोषण देश के भीतर एक वर्ग दूसरे वर्ग को हो या बाहर हो से हो। गांधी जी ने इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिससे व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण या श्रम कार्य कर सके। ठीक है, इसके लिए क्या उसका मानना था कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना कार्य श्रम कर सके। उसके लिए स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार भी वो करना चाहते थे, और ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके, भूख से पीड़ित ना हो। ठीक है, उसके लिए गांधी जी का कुटीर उद्योग की बात करें तो जैसे गुड़ बनाना हो या घास कूटना हो, तेल पेरना या कागज बनाना, चमड़े आदि का काम पे जोर देना भी था। ये सब कुटीर उद्योग वो चाहते थे उसका पुनरुद्धार हो। ठीक है, इसके गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों को आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी।
ये सब करने से क्या होगा, गरीबों और शोषितों को आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 की बात है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी और उसके साथ ही उनकी मृत्यु हो गई। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनका एक वक्तव्य उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में प्रकाश चला गया है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हमारे चातुर्दिक चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या कहूँ, मैं आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। तो वो उनका जब उनकी मृत्यु पे उन्होंने शोक व्यक्त किया था। तो इस तरीके से हमारा समरी कहीं ख़त्म हुआ। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये यूपी बीसीएस के पहला क्वेश्चन जो है, तो करमचंद गांधी दीवान थे। तो करमचंद गांधी कौन थे, उनके पापा थे, ठीक है। कहाँ कहाँ के दीवान थे, वो राजकोट के भी दीवान थे, ठीक है, पोरबंदर के भी, बीकानेर के भी। तो उपयुक्त में सभी, ठीक है। तो देखते हैं, करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर राज्यों के दीवान के पद पे कार्य थे। उनके पिता थे और उनका उपनाम देखा जाए तो कवा गांधी था, कवाद गांधी, ठीक है। निम्न में से किस कॉलेज की बात है गांधी जी ने पढ़ाई की थी, कॉलेज की बात है। तो कॉलेज जो उनका था श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया है 2020 में, तो ये ध्यान रखेंगे। कौन सा कॉलेज था, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। गांधी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता थे और प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही संपन्न हुई। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में की थी, हाई स्कूल की, और अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। और उसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित जो श्यामल दास आर्ट कॉलेज था भावनगर में, वहाँ नामांकन कराया। और उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और विधि से भी पढ़ाई की थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम, गांधी जी क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी रह रहे थे उनमें जो पत्रिका उन्होंने प्रकाशन किया था उनका नाम क्या था। तो उनका जो नाम था वो इंडियन ओपिनियन था, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। यूपी बीसीएस में पूछा है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 1904 में डरबन के समीप फिनिक्स फार्म की भी स्थापना की थी। वहीं गांधी जी की बात करें, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो गांधी जी द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र क्या था, तो द इंडियन ओपिनियन, ठीक है, द इंडियन ओपिनियन। फिर आगे चलते हैं, तो हम बात करते हैं, पाँचवा क्वेश्चन देखें। तो कुछ इस तरीके से, फिनिक्स फार्म कहाँ है, फिनिक्स फार्म कहाँ है। तो ये अभी हमने बताया था कि ये डरबन में था, जो कि अफ्रीका में। तो कौन है, सी नंबर, ठीक है, डरबन अफ्रीका में। वहीं गांधी जी के SMK गांधी का समर्थक थे, कौन थे भाई। तो ऐसा माना जाता था कि जी वो मार्क्सवादी समाजवाद देखा जाए तो वो थे नहीं, ठीक है, कि उसके पैरेलल माना जाता था, डायरेक्ट नहीं थे। श्रेणी समाजवाद भी नहीं थे, आदर्श नहीं, वो व्यवहारिक आदर्शवाद पे ही काम करते थे, उनका विचारधारा। लेकिन उनको ऐसा माना जाता है कि अगर दार्शनिक अराजकतावाद भी कहा जाए तो उनको कोई गुरेज नहीं था। तो इस तरीके के डी आंसर हो गए, ठीक है। फिर गांधी जी के विचारों को आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद का अत्यधिक पूरा जोर दिया था। मार्क्स के तरह ही गांधी जी को राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे और उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें, तो निम्नलिखित में गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे, उनके जो 2 हथियार थे क्या क्या थे। तो भाई हम जानते हैं कि सत्य और अहिंसा को हमेशा उन्होंने साथ रखा, तो यही उनका युगल सिद्धांत है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था। गांधी जी मतलब अहिंसा, उनके दृष्टि में अहिंसा वो किसको मानते थे। तो अहिंसा का उनका मानना था कि सत्य के प्रति रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति रास्ता, ये तो नहीं। ईश्वर स्मरण एकमात्र रास्ता, ये भी नहीं मानते थे। आत्मविलीनीकरण, ये भी नहीं मानते थे। इस तरीके से सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही अहिंसा का अर्थ वो मानते थे, ठीक है। तो ए आंसर हो गया।
फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा और अपने सपनों के नवीन उन्होंने ये दो हथियार बनाए थे आधार। और गांधी जी ऐसा कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म के सिद्धांत है, वही मेरे कर्म के अंतिम सिद्धांत भी है। सत्यग्राही का अनिवार्य कर्तव्य वो अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें। फिर आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन देखें। तो गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही है? ठीक है, तो ना कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, ये भी गलत है। बिना समाजवाद के समाजवादी, ये गलत है। बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, ये भी गलत है। समाजवादियों के एक व्यक्तिवादी, ठीक है, समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी, ये उनका सही था। तो गांधी जी का संदर्भ जो था कहीं ना कहीं ये था, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, तो डी। गांधी जी का जो राज्य संबंधी विचारों का मानना था तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे और वे व्यक्ति के हित और साथ साथ समाज के हित को ध्यान में रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, मैं एक सच्चावादी हूँ, समाजवादी हूँ, ठीक है, मैं एक सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। और गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्याओं को सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाजवाद सामने है। अतः गांधी जी के जो समाजवादियों का एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों का एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है, कि समाजवादियों का एक व्यक्तिवादी है, वहीं समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, दोनों का मिश्रण। वहीं गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान था? तो अंतिम स्थान के रूप में देखा जाए तो सबसे अंतिम वो मानते थे तो वो हड़ताल को मानते थे, ठीक है, हड़ताल सबसे लास्ट उसका ऑप्शन था। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था उनका उपवास, ठीक है, तो ऐसा उनका मानना। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल सबसे अंतिम उपाय था, ठीक है। गांधी जी के सिद्धांत की बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? सत्यग्राही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ठीक है, सत्यग्राही का शास्त्र अहिंसा है। गांधी जी का सिद्धांत क्या था? सत्यग्राही को संकल्प को दृढ़ विश्वास होना, ये भी। सत्यग्राही के विरोधियों को द्वेष की भावना नहीं रखना, ये भी गलत। तो सॉरी, यहाँ पे पूछा है नहीं, ठीक है, ये देखिए यही मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, नहीं पूछा है इस तरीके से। तो ये तो वो नहीं मानते थे कि पराजित करना है, वो तो मानते थे कि हृदय परिवर्तन, सामने वाले के शत्रु को हृदय परिवर्तन कर अपने अनुरूप बना दो, ठीक है, ये गलत है। ये अस्त्र उनका अहिंसा था, ये सही है। सत्यवादी को अपना संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। सत्यवादी विरोधियों को द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। तो इस तरीके से ये गलत है और वही सही नहीं पूछ रहा है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो गांधी जी की जो सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्राही का उद्देश्य क्या था? पराजित करना नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन करके उसको अनुकूल बनाना, ठीक है। फिर हम देखते हैं गांधी जी के अनुसार हिंसा का पूर्णतम रूप क्या मानते थे? तो वो ऐसा मानते थे गरीबी का स्थायित्व, कि गरीबी में जीना हमेशा, गरीबी उनका हिंसा का ही क्रूरतम रूप मानते थे। गौवध भी नहीं मानते थे, ठीक है, फिर मानव हत्या भी नहीं मानते थे, महिलाओं को उत्पीड़न। तो उनका मानना था गरीबी का स्थायित्व जो हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फ्रॉम द वायलेंस, वायलेंस से भी सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट है वो पॉवर्टी है, ठीक है। गांधी जी के परिवार नियोजन क्या तरीका बताया? तो परिवार नियोजन में उन्होंने आत्म नियंत्रण की बात कही थी, ठीक है। गांधी जी ने परिवार नियोजन के सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे और गांधी जी ने अपने 24 वर्ष की उम्र में 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने के लिए गया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, डरबन गए थे। और वो फिर जनवरी की बात है, जनवरी 1915 में वो भारत लौटे थे। 21 वर्ष रहे थे, ठीक है, और 24 वर्ष की उम्र में वो गए थे 1893 में दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने के लिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत से कब लौटे थे? 1915 में आए थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को फेंका था, मतलब उनको उतारा गया था? तो पीटर मारित्सबर्ग था, मारित्सबर्ग, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी के नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था।
बात ये था कि ट्रेन में प्रथम श्रेणी का उसके पास होने के बावजूद भी सामान्य बोगी में स्थानांतरित कर दिया गया था, और जिसके कारण उनका प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उसे पीटर मार्ट्स वर्ग रेलवे स्टेशन पे उसको फेंक दिया था ट्रेन से। फिर आगे देखें तो जो महात्मा गांधी MK गांधी, मोहन चंद्र करमचंद गांधी ने निम्नलिखित में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो उनका जो सर्वप्रथम जो उन्होंने एक बार बीच में जो आया था और कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था 1901 में, 1901 की ही बात है, कलकत्ता अधिवेशन में भी है। महात्मा गांधी ने 1901 में आयोजित कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। फिर बात करें तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर बाहर स्थित है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है कहाँ पे, किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये क्या कहता है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो साबरमती नगर है, नगर के बाहर स्थित है। तो कौन सा? अहमदाबाद में है, ठीक है। महात्मा गांधी 1915 में अहमदाबाद के गौरचप क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ये आश्रम आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु इस साबरमती नदी के किनारे स्थापित कर दी गई, ठीक है। फिर देखा जाए तो महात्मा गांधी अहमदाबाद के निकट साबरमती किनारे पे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा गया था? तो इसे ऐसा माना जाता है कि इसका नाम सत्याग्रह आश्रम दिया गया था, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों से कौन सबसे पुराना है? तो आपको पता है कि इंडिया से पहले भी वो दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स नाम का एक उन्होंने आश्रम खोला था फिनिक्स में। तो फिनिक्स में खोला था, फिनिक्स में। तो महात्मा गांधी ने डरबन जो पैलेस था डरबन, वहाँ पे 1904 में की बात है, आश्रम स्थापित किया था। तो पहला फिनिक्स में था, ठीक है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया था। फिनिक्स महात्मा गांधी का एक स्थायित्व प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो सेवा धर्म की बात करें तो मुंबई नहीं, शांति निकेतन भी नहीं। उन्होंने जो सेवा धर्म अपनाया था देखा जाए तो वो दक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने करके आया था। तो दक्षिण अफ्रीका उसका आंसर है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान क्या हुआ था? गांधी जी ने एक पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए एक धर्मार्थ अस्पताल में एक परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। बीमार दुखियों सेवा का कार्य करना आरंभ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की और बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों को देखभाल और सेवा भी कार्य किया था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने काम भी किया था। अब हम बात करें तो नीचे दी गए कथनों में से कौन सही है? इस तरीके से देखें तो दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व के लिए तैयार किया था। ये भी बात सही है, ठीक है, कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष ने गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को जुझारूपन को देखकर गांधी जी ने यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी भी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। ये भी कह सकते हैं ऐसा कि दक्षिण अफ्रीका में ही भारतीयों के इस तरीके के देख करके और गांधी जी को विश्वास हो गया था। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो दोनों सही है बट आर इसका सही व्याख्या नहीं। तो सॉरी ये गलत है। ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका में भारतीय को जुझारूपन को देखते हुए गांधी जी ने विश्वास हो गया था, ऐसा नहीं था। बात ये नहीं था वहाँ को देख करके ऐसा हुआ था, वो दो सिचुएशन बेस ऐसा हुआ था। तो ये गलत है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ये वाला सही है, ठीक है। तो इस तरीके से सी नंबर ये सही है और आर गलत है। तो गांधी जी की बात करें तो स्वयं की खोज की थी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, और वह एक शर्मीले और डरपोक युवा से एक सफल संगठनकर्ता नेतृत्वकर्ता के रूप में वो उभरे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के बाद ही उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व के लिए खुद को तैयार किया था।
और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विविध पृष्ठभूमि से आए लोग थे और गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने सत्याग्रह का पालन करके अंग्रेजों के विरुद्ध नस्लवादी कानूनों को बदलवाया। उनकी प्रवृत्ति पूरी तरीके से हिंसक थी, उसमें हिंसा, आक्रामकता आदि का अभाव था। अंग्रेजी के शासन अंग्रेजी के प्रश्नों में देखें तो मिलिटेंसी का प्रयोग इस कथन को साबित करता है। वहीं गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इसमें गोखले जो अपने राजनीतिक दर्शन के सच्चे उदारवादी थे। यह संभाव और मृदु न्यायप्रियता के विश्वास करते थे। उनका पूर्ण विश्वास था कि देश के पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना बवंडरों में नहीं हो सकता है। वो साध्य और साधन दोनों पवित्रता में विश्वास रखते थे। गोखले के विचारों से प्रभावित होकर के गांधी जी ने भी अपना राजनीतिक गुरु उनको बना लिया, गोखले जी को। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? तो वो स्टेट की बात करता था, ये धर्म विहीन राजनीति ये तो नहीं था, सत्य विहीन राजनीति ये भी नहीं था, और जन कल्याण के लिए सक्रिय था। हाँ, उनका ये मानना था कि जन कल्याण के लिए वो भी राजनीति का उनका सबसे पहले वही मानना था। महात्मा गांधी ने राजनीतिक सामाजिक उत्थान की बात किया, जन कल्याण के लिए सक्रिय रहने की बात की थी। ठीक है, इसके संबंध में गांधी जी द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता विकेंद्रीकरण को जोड़ दिया था। क्या? सत्ता विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का सत्ता का तात्पर्य ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना, कि ग्राम जो है अपने गांवों का प्रबंधन खुद करे और प्रशासन के लिए उन्हें खुद सक्रिय हो। ठीक है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सा विशेषता उनमें नहीं है? तो कौन सा विशेषता नहीं है? तो नैतिकता तो ही था, मानवता भी था, धर्म था, सत्ता नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों से ही राजनीति में प्रतिमान प्रस्तुत किया, उनमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं मानता था, सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं मानता था। ठीक है, राज्यविहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, वहीं बिहार के जो वो रसोइया, ठीक है, 1917 की बात है, महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास में विफल उन्हें भोजन में मिले जहर की उनकी जान बचाई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार के जो एक रसोइया थे जिन्होंने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या उनके लिए जो प्रयास किया गया था, तो भोजन में जो जहर मिला था उससे उनकी जान बचाई थी। ठीक है, तो कौन थे वो? बटक मियाँ थे, बटक मियाँ। ठीक है, बटक मियाँ। तो ये नाम आपको याद रखेंगे, बटक मियाँ, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है गांधी के जीवन में। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बागान के जो प्रबंधक थे इरबिन ने ठीक गांधी जी के रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया था। इरबिन ने गांधी जी को बुलाया था। ठीक है, इरबिन ने अपने रसोइये बटक मियाँ को गांधी जी की जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था। बटक मियाँ ने अपने मालिकों की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बता दी थी। ठीक है, और इसके गवाह के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वहीं थे। इस तरीके से किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जान बचाई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो कौन था? बटक मियाँ। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द गढ़ा था? तो देखा जाए तो महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी के एक भतीजे कहाँ से आया था ये देखें तो महात्मा गांधी का जो भतीजा था मगन लाल गांधी, वो सदाग्रह शब्द का प्रयोग प्रतियोगिता में किया, सदाग्रह। ठीक है, जिससे उनको पुरस्कार प्राप्त भी हुआ। ठीक है, पुरस्कार भी मिला। सदाग्रह शब्द का क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि सत्य और दृढ़ता से लिया जाता था, इसका अर्थ सत्य और दृढ़ता। बाद में महात्मा गांधी ने क्या किया, इसको सुधार करके सत्याग्रह शब्द के परिवर्तित कर दिया उसी को, और सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? तो सबसे पहले जो सत्याग्रह वो गांधी जी ने किया था। ठीक है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को मानकर किसी भी वस्तु के लिए आग्रह करना तथा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी के भारत का पहला सफल सत्याग्रह भी था। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें से उन्होंने सविनय अभिज्ञा का प्रयोग किया था?
तो सविनय अवज्ञा, तो ये तो सबसे पहला जो प्रयोग कहाँ था, सफल प्रयोग चंपारण में, ठीक है। तो गांधी जी का जो सबसे पहला प्रयोग सत्याग्रह था वो 1917 में चंपारण में हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा का भी प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में तीन कठिया पद्धति के विरोध के स्वरूप में ये सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इनका प्रयोग 1918 में, ठीक है, 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल के जो मालिक थे मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के जो विवाद हुआ था 1918 में, गुजरात फिर जा कर के प्लेग इसमें भी हस्तक्षेप किया। फिर 1918 में फिर गुजरात की बात करें तो 1918 में गुजरात में खेड़ा के किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद भी ब्रिटिश द्वारा जो लगान में छूट नहीं देने के कारण महात्मा गांधी ने इसमें भी अपना खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया। और इस तरीके से महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पारित रॉलेट एक्ट के विरोध के रूप में भी किया था, रॉलेट सत्याग्रह। तो इस आगे देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी, तो वो तीन कठिया पद्धति थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाना जाता है, किसके लिए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने में, ये तो नहीं है, वो इस्लामी राष्ट्र को स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने के विरोध करने के लिए। मोहनदास करमचंद गांधी जी को किसके सर्वाधिक जाना जाता है, तो ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने, हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए, ये तो नहीं है, हिंदुओं और राजनीतिक कार्यालयों करने विरोध करने के लिए, ये भी नहीं है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करना, ये सही है, ठीक है, ये नंबर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया और उसके बाद गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग, हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह का और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया था, ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरोध उसका मानना था कि राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी के अनुसार सत्याग्रह जो था निष्क्रिय प्रतिरोध में इतना ही भिन्न था जितना दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से। फिर आगे चलते हैं, तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही सर्वोत्तम व्यवहार होगा, ऐसा किसका मानना था, तो गांधी जी का। फिर ब्रिटिश निर्मित उत्पादों के गांधी बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा क्या था, तो एक्चुअली क्या था कि क्या है, ब्रिटिश निर्मित उत्पाद जो गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी इसलिए हुआ क्योंकि निर्मित वस्तुओं का बाजार तो ये इंडिया ही था, एक बहुत बड़ा बाजार जो कि वहाँ यहाँ से सामान ले जा करके वो निर्मित वस्तुओं को यहाँ ही बेचता है, ठीक है, भारत में। तो ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को गांधी जी के बहिष्कार प्रभावित हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा अनिर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। फिर आगे चलते हैं, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं क्या क्या हुआ था, तो सबसे जो घटना हुई थी इसमें चंपारण की बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो असहयोग तो सबसे बाद में हुआ था, चंपारण जो कि 1917 में हुआ था। फिर अहमदा मिल जो कि 1918 में हुआ था, ये भी 1918 में, ये 1927 में हुआ था, तो सॉरी 1920-22 में। ये जैसे अहमदाबाद वाला जो हुआ था 20 एक्चुअली ये मार्च के मंथ में हुआ था। फिर ये खेड़ा मार्च अप्रैल ये उसके बाद आया था खेड़ा, ठीक है। फिर असहयोग 1920 से 22 तक चला था। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 के रूप में ही बी नंबर सही, ठीक है। तो यहाँ देखें एक्सप्लेनेशन, तो चंपारण 1917 में था, अहमदाबाद जो कि फरवरी मार्च में हुआ था, खेड़ा मार्च से जून तक चला था, ठीक है, उसके बाद चला था खेड़ा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। तो इस तरीके से देखें तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो भूख हड़ताल जो सबसे पहले अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो महात्मा गांधी ने पहली बार जो भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद में। नीचे देखे कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम, तो रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 की बात है, खेड़ा सत्याग्रह उसके बाद 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद भी हुआ था, तो सबसे पहले अहमदाबाद हुआ था। तो रॉलेट टेस्ट सब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 फिर 2 4 3 2 4 3 1 2 4 3 1 पहला नंबर, ठीक है।
रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, चंपारण 1917, और मार्च की बात करें मार्च में खेड़ा हुआ था अहमदाबाद, फिर मार्च में ही हुआ था, मार्च से जून तक। निम्नलिखित में भारतीय जो गांधी की बात करें, महात्मा गांधी, भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था? पहला सत्याग्रह तो आपको पता है चंपारण था, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन वही सेम चीज़ है। 1915 में जब भारत गांधी जी वापस लौटे, पहला सफल प्रयोग जो किया था बिहार के चंपारण जिले में किया था, 1917 में किया। और चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ से भेंट की इच्छा से गया था, और चंपारण आने के लिए उन्होंने आग्रह किया। 19वीं शताब्दी के जो गौरव बगान थे उन चंपारण के, कुछ उनका ये था कि उनके ज़मीन पे 3/20 भूभाग पे नील की खेती करने अनिवार्य कर दिया था, जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसे अनुबंध मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैरकानूनी दरों के मनमाने ढंग से बढ़ा दिया था। तो इसी को लेकर के गांधी जी चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो फिर आगे चलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, तो ये भी सही है। कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में, तो ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन में द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही है। रस्किन की पुस्तक अनटू द लिस्ट में सर्वाधिक प्रभावित हो, ये भी, इनमें से चारों सही है, ठीक है। तो इस तरीके से चारों सही है, डी। मोहनदास करमचंद उसका जो जन्म हुआ था पोरबंदर में, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। और महात्मा गांधी की जो अल्पायु में ही उनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी के साथ, और उसके साथ साथ उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन के वेरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया। महात्मा गांधी ने रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में सर्वाधिक प्रभावित हुए, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं, जैसे अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में बिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन ही बदल डाला। इस पुस्तक में वो क्या संदेश था? तो उनका ये था कि जैसे देखें, सुरक्षित व्यक्ति को वो नैतिक दायित्व है जो वो शोषित और निर्धन का उत्थान करें। आगे देखते हैं, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो ये उसका संदेश ये था कि व्यक्ति के कल्याण सबके कल्याण में निहित था। तो बी नंबर आंसर देखें तो बी नंबर, ओके। गांधी जी का जो अफ्रीका से जब उनकी जो एक पुस्तक अफ्रीका के प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, तो गांधी जी पे एक उन्होंने ही आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक में जीवन को परिवर्तित कर दिया। और इस समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया था कि व्यक्ति के कल्याण सबके जीवन के कल्याण में निहित है, ठीक है। गांधीवादी विचार में कौन सा प्रभावित रही? तो रस्किन, थोडो, टॉलस्टॉय, ये उन्होंने तीनों से उन्होंने कहीं ना कहीं उनके विचारधारा से प्रभावित हुए। तो देखा जाए तो रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी के थोरो से सविनय अवज्ञा करबंदी की प्रेरणा ली थी। किससे? थोरो से। वहीं रस्किन की बात करें तो गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखना, ये रस्किन से उन्होंने सीखा था। टॉलस्टॉय की बात करें तो प्रसिद्ध वाक्य उनका था, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। इससे गांधी जी को कहीं ना कहीं अहिंसक असहयोग आधार ही बना। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो किससे नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से तो थे, खिलाफत आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, कहीं ना कहीं किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे, नहीं पूछा है ना। तो खिलाफत आंदोलन में तो थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भी थे, स्वदेशी आंदोलन में नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन, तो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन में संबद्ध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में ही थे, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन ये 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान ही हुआ था, तो उस समय तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही थे। निम्नलिखित में सत्याग्रह में की नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो किस में नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में तो किया था, सविनय खेड़ा में भी किया था। बारदोली ऐसा जगह था जहाँ पे उन्होंने इनका नेतृत्व नहीं किया था, ठीक है। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह तो 1918 में किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में किया था, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में किया था, जबकि बारदोली 1928 में हुआ था।
वो गांधी के नेतृत्व में नहीं हुआ था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं, निम्न में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? तो जातिहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा शुरू किया, सब सही है कि जातिहीन अछूतों की दशा में भी सुधार किया। ठीक है, उनके लिए संघर्ष किया और असहयोग आंदोलन का भी सहयोग किया। इस तरीके से सब सही है। गांधी जी ने जातिहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष भी किया। उनका कहते थे कि हमें हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है और इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। ठीक है, ये भी बात सही है। और गांधी जी की बात करें, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता ना तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। ठीक है, तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी के पहले महात्मा जोड़ा कौन जोड़ा था? तो महात्मा गांधी जी के नाम में पहले महात्मा किसने जोड़ा? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इसलिए ये तो देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने टाइटल दिया था महात्मा का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण सत्याग्रह सफल नेतृत्व के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा का उपाधि दी। निम्नलिखित में किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा का के तौर पर संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महात्मा गांधी तो वो तो प्यारेलाल थे, प्यारेलाल। ठीक है, तो नोआखली काल में प्यारेलाल जो थे महात्मा गांधी के सचिव थे और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर। ठीक है, नायर। सुशीला नायर जो गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थे, उनकी चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दांडी मार्च में सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। किसमें भाग नहीं लिया था? अब जैसे खेड़ा में तो लिया था, और सहयोग में भी लिया था, और फिर देखें तो उन्होंने राजकोट में भी लिया था। वाईकोम सत्याग्रह में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये सी आंसर हो गया। वाईकोम में एक्चुअली क्या हुआ था? मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह राजकोट और असहयोग आंदोलन में नेतृत्व में गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह जो कि 1938-39 संबंध में महात्मा गांधी ने 1939 के उपवास के बाद वायसराय की मध्यस्थता में राजकोट के शासकों समझौता जारी हुए थे। वहीं बात करें तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में क्या बात सही है? ठीक है, तो ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। बात तो सही है कि ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध ही एक सत्याग्रह था। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग नहीं लिया, तो ये भी बात सही है। तो ये दोनों सही है, तो सी ओके। केरला में जब हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर कि एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ। इसमें वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25 नाम दिया गया। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया और इसका निर्देश समर्थन आंदोलन को प्राप्त था। दूसरे कथन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात ही नहीं की गई। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर 1920 को ही हुआ था, 20 को। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो वो छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। रायपुर स्थित धमतरी जगह था, जो कि रायपुर। आगे चलते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन से पेशे से एक शिक्षक था? शिक्षक तो जेबी कृपलानी थे भाई। तो जेबी कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे। ठीक है, बाकी शिक्षक भी थे, जिससे उसके साथ साथ वकालत भी करते थे। तो वकालत अन्य भी करते थे। राजेंद्र प्रसाद कुछ समय तक शिक्षण का कार्य भी किया था। तो वो जैसे राजेंद्र प्रसाद भी थे, वो शिक्षक के साथ उन्होंने भी शिक्षण कार्य किया था, लेकिन सिर्फ शिक्षा की बात करें जाए तो ये जेबी कृपलानी थे। ठीक है, और निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC खजांची रहे थे? 1930 में जेल भी गए थे। तो वो जमनालाल बजाज थे। ठीक है, सेठ जमनालाल बजाज गांधी के निकट से सहयोगी के रूप में थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी वो जेल भी गए थे।
फिर बात करते हैं भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण है। तो वो कौन थे भाई? भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट। ये जेडी बिरला, सॉरी ये तो नहीं थे, एम के जयकार भी नहीं थे, BS श्रीनिवास भी नहीं थे, जमनालाल बजाज ही थे, और जिन्होंने से वो कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर, कांग्रेसी और साथ साथ गांधी जी के निकट सहयोगी भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो भाई वो चार्ली एंड्रयूज़ थे। चार्ली एंड्रयूज़ दीनबंधु का भी दिया था उपाधि गांधी जी ने। तो इस तरीके से इसको यहीं ख़त्म करते हैं। उसके पार्ट 2 में अगला क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। थैंक यू।